अस्सलाम वालेकुम। कैफे T20 पिज्जा शानदार इफ्तिताम हो चुका है। लज्जत, मेयार और जायका एक साथ। आपके मेयार और ज़ौक। जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? माशाल्लाह से आपकी अब तबीयत ठीक है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। पिछली क्लासेस में हमने थोड़ा सा कमर्शियल की तरफ बात की थी। कमर्शियल हमारा जो इश्तिहार होता है उस पर हमने बात की थी। तो आपको वो मिल जाएगा ग्रुप में पड़ा हुआ। तो कोशिश कीजिए उसको देख कर उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, और लिंक भी मेरा ख्याल है पड़ा होगा, तो लिंक भी सुन लीजिएगा अगर आप अवेलेबल हो तो उसको सुन लें। अभी मैं 1-2 मिनट वेट करना चाहूँगा, कोई और भी शामिल हो जाए ताकि फिर हम अपनी बात का आगाज़ करें। जी, इस दौरान आप कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सेंड की थी तो उसमें कहते हैं क्या। जी, मैंने वो रिकॉर्डिंग, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, लेकिन ख़ैर आपकी शुरू की बात समझ आ गई है। आपने जो रिकॉर्डिंग सेंड की है वो प्रैक्टिस तो आपने बेहतर की है, लेकिन मज़ीद प्रैक्टिस की उसमें शदीद तरीन ज़रूरत है, क्योंकि उसमें आपकी जो रियल वॉइस जो आप अभी बात कर रहे हैं, ये वाली वॉइस नहीं थी। उसमें आवाज़ थोड़ी-सी पतली आवाज़ फ़ील हो रही है। मुझे तो फ़ील हो रही है, शायद उस वक़्त मैंने सुना, तो अब सुन जी रहा हूँ तो सर। फ़र्क महसूस हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगा है? जी सर, फ्लू हुआ ना तो उस वजह से थोड़ी सी अच्छा, अच्छा, आवाज अच्छा। चेंज है। चलें, आप इसमें ऐसा कीजिएगा कि इसकी ना प्रैक्टिस जारी रखिए, और इसको खुल के बड़ा, ये जो कमर्शियल होता है ना, ये रिज़र्व होके पढ़ने का काम नहीं है। ये बड़ा बड़ा रिलैक्स और बड़ा खुल के, मतलब है पूरी पूरे पैशन के साथ ये पढ़ा जाता है, क्योंकि ये कमर्शियल काम होता है, तो ये हमने क्लाइंट को देना होता है, ये हमारा अपना काम नहीं होता। हमारा अपना काम होना था, हम उसमें कोई भी मामला कर लेते हैं तो खैर होता है, लेकिन जब किसी और का काम होता है तो उसमें हमें बिल्कुल मार्जिन नहीं होता। एक 1% भी मार्जिन नहीं होता, बल्कि वो उसमें से कीड़े निकालते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको बहुत ही फाइनल जो अपनी तरफ से भेजें वो यूं हो कि बस ये आखिरी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर हम खुद भी गुंजाइश छोड़ के दें तो क्लाइंट जो है वो, उसको जो इम्प्रेशन जाता है वो सुनता है उसको, और उसके बाद वो कहता है कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि उसका सारा बिजनेस उसी इश्तिहार पर डिपेंड कर रहा होता है। किसी ने लाखों करोड़ों रुपए लगा के कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोई होटल, रेस्टोरेंट कुछ भी बनाया है, और वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो दे रहा है हमारे उस इश्तिहार से, जो वो जो हमने रिकॉर्ड करके दिया है, तो उससे उसका इमेज पूरा जो है या तो बनता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो उसमें वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो कमर्शियल काम होता है उसमें ज़रा-सी भी कोई गुंजाइश ऐसी ना हो, जिससे वो क्लाइंट का इमेज ख़राब हो, या वो हमें कह दे। हमारे लिए तो यही बड़ी इंसल्ट की बात होती है कि वो हमें कह दे कि यार नहीं, ठीक नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया।
जी सर। ठीक है? तो इसको आपने बड़ा ही खुल के, बड़ी प्रैक्टिस करके, बड़े ही पैशन के साथ करना होता है। एक टेम्पो अपना बिल्कुल ठीक रखना होता है, टेम्पो में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। टेम्पो मीन कि आपकी जो स्पीड है और जो आपका जो मामलात हैं स्पीड के, वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। इस कंट्रोल में ये होता है कि किसी भी जगह आपकी एनर्जी जो है वो कम ना हो रही हो। एनर्जी से मीन ये है कि आपकी आवाज़ कहीं पे भी दम ना तोड़ रही हो, यूँ ना लग रहा हो कि बस ये आपने ज़बरदस्ती खींच के ये जुमला पूरा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है और बड़े ही पैशन के साथ करना होता है क्योंकि उस मैं बार-बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि उस इश्तिहार का करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का जो उसका प्रोजेक्ट होता है, वो उस इश्तिहार पर डिपेंड कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम बहुत ही खूबसूरत कोई किसी बहुत ही बड़ी कंपनी का इश्तिहार हम सुने और वो इंतहाई बोगस हो, तो हमें कंपनी भी बोगस ही लगेगी। और एक बहुत ही खूबसूरत इश्तिहार हम सुने लेकिन वो कंपनी का वजूद ही ना हो, तो हम तस्लीम कर लेते हैं कि यार ये इश्तिहार जो चल रहा है ना कंपनी बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस वजह से ही डिपेंड किया जा रहा होता है इश्तिहार पर कि की वजह से इश्तिहार की वजह से कंपनी की रेप्यूट बनती है। कंपनी का जो पूरा वॉल्यूम है, जितने भी उसके जनरल मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, सैकड़ों उसमें लोग काम कर रहे होते हैं, उन सारों का इमेज जो है वो इश्तिहार जो है मार्केट में पेश किया जा रहा होता है। अगर वो इश्तिहार ही ठीक ना हो, तो फिर वो सारी कंपनी का जो लेवल है, जो मयार है, वो मार्केट में बड़ा बुरा हो जाता है और फिर कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, वो फिर उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा इश्तिहार बनाते हैं और रही-सही कसर उसकी फिर निकल जाती है कंपनी की कि कंपनी ये सब कंपनी का जो बजट होता है क्योंकि इश्तिहार का एक बजट तो उन्होंने लगा दिया, उसके बाद इश्तिहार को उन्होंने प्रमोट करना है मुख्तलिफ चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी या टीवी चैनल्स पर या केबल नेटवर्क्स पर, तो उनके करोड़ों रुपए उस पर लगने होते हैं, लाखों रुपए उस पे लगने होते हैं। तो वो सब कुछ वो ज़ाया हो जाता है, बजाए उनकी एडवर्टाइज़ होने के उल्टा वो उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो इस वजह से हमें इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और आपने ख़ास तौर पर बड़े अच्छे से उस पे प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। जी, और कोई बात इसमें आप करना चाहें तो कीजिए। कोई क्वेश्चन आपका? तंज़ीला आप भी हैं, शहनाज़ फ़ातिमा आप भी हैं, सानिया ख़ान आप भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। शहनाज़ फ़ातिमा का तो माइक ही कनेक्ट नहीं हुआ। हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरा पीछे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, मैंने इसलिए बंद किया है माइक। अच्छा, चलें दरमियान में कोई बात करनी हो तो आप ज़रूर शामिल हो जाएँ या मैसेज कर दें। तो आपका कोई क्वेश्चन बनता है, कोई बात ऐसी जो आपको समझनी हो या अभी इससे इश्तिहार से रिलेटेड या इश्तिहार से हट के कोई ऐसी बात जो आप समझते हो कि ये परेशान कर रही है या मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ समझा दें, बता दें। तो आप बिला झिझक जो है ना आप कर लिया करें क्योंकि बात ये है कि आप जिस काम को सीखने के लिए आपने पैसे पे किए हैं, उस काम को अगर आप किसी भी झिझक या शर्म की वजह से सवाल नहीं करते, तो इसमें नुकसान आपका ही नहीं है, नुकसान मेरा भी है कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और आप मुझसे वो उस टाइम के दौरान कुछ समझ ही नहीं पाए। तो फिर मुझे भी अफ़सोस होगा कि मैंने सही मेहनत नहीं की शायद। सर मेरा मसला तो सिर्फ़ नहीं यही है, सर थोड़ी आप तो उर्दू पढ़ने में ना मुझे तलफ़्फ़ुज़ जी, आप पढ़ना है बस। ये मेरी ज़्यादा मिस्टेक होती है। क्या पढ़ना है? माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों में ही कमी है, ख़ास तौर पे मैं क्लास जो है उससे अटेंड नहीं कर रही। ये है कि मेरा पूरा इरादा है कि मैं ये कोर्स कंप्लीट कर दूँ। सबका बैच जो सिलसिला था, लेकिन अब मैं कोशिश रेगुलर क्लासेस पूरी ले सकूँ अपनी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबको हिम्मत दे, तौफ़ीक दे और ये आप सबके लिए मैं ये बात करूँगा कि मेल्स के लिए शायद 101 ऑप्शन और मौजूद हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए
जो और ख़ास तौर पर वो फीमेल्स जो पढ़ी-लिखी भी हैं और कुछ करना भी चाहती हैं और उनके लिए मजबूरी ये है कि वो घर से बाहर भी नहीं जा सकती ज़्यादा देर तक के लिए। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो ये होता है कि हम इस मुआशरे में रहते हैं कि हमारे लिए ख़वातीन का बाहर निकल कर काम करना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल है और मैं भी इस बात को मानता हूँ। तो ख़वातीन के लिए स्पेशली ये जो फ़ील्ड है वॉइस ओवर की, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा चार्म है। उसकी वजह ये है कि आप अपने घर में रहते हुए आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे, सिर्फ़ आपने अपनी आवाज़ देनी है। आपका पर्दे वाला मामला भी हल होता है। आपको फ़ैमिली से भी किसी को कोई इश्यू नहीं होता। कोई आपको ये कहने वाला नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किन चक्करों में आजकल हमें बड़ा परेशानी है। तो क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों का जो अलमिया है और ठीक भी है, वो ये है कि जो मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनकी कोई रेप्यूट कोई अच्छी नहीं कहलाई जाती। मतलब मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बड़ी ऑनेस्टली से मैं अगर बात करूँ कि हमारे पास जो रेडियो स्टेशन पर लोग आते जाते हैं, मेल्स की तो खैर है, फीमेल्स के लिए जो वो वो उनको कोई, हालाँकि ये तो एक बड़ा ही बेहतरीन सा काम है, लोगों को टीच कर रहे होते हैं हम, लोगों को हम एडवोकेसी दे रहे होते हैं, लोगों को हम मालूमात फ़राहम कर रहे होते हैं, लोगों को हम एंटरटेन कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन लोग हमें उस तरह से ट्रीट नहीं करते। दौरान प्रोग्राम तो हमारी वाह-वाह सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन आम तौर पर अगर किसी को बताया जाए कि जी फलाँ जो है वो रेडियो पर प्रोग्राम करती हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि भई जैसे ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये कोई और ही लोग हैं, ये तो बड़े मॉडर्न हैं, इनको तो बड़े आज़ादी है, फलाँ है। ये एक दकियानूसी सा, चूँकि हर इलाके का भी फ़र्क होता है, लाहौर का मामला और है, कराची का मामला और है, छोटे शहरों में लोगों की सोच कुछ और होती है और वो ठीक भी होती है। लोग कुछ देखते-भालते हैं तभी जाके ऐसी बातें कर रहे होते हैं। बड़े शहरों में बल्कि हमें ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही होती है। मतलब मैं कराची में हूँ अगर, तो कराची में अगर किसी रेडियो पर एफ़एम पर कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही होती है। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है बाहर भी लोगों को जब पता चलता है। लेकिन यही जब हम छोटे इलाकों में कहीं पे जाते हैं तो प्रोटोकॉल तो मिलता है, लेकिन वो वाली बात नहीं होती जो बड़े शहरों में हमें मिलती है। तो ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये घर में बैठ के काम करने का है, इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा एक बहुत अच्छे से मुराद ये है क्योंकि ऐसा आपको माइक रिक्वायर्ड होता है जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकें। और मैं अपने तमाम जितने भी लेक्चर्स मेरे गुज़रे हैं, उसमें मैं सबसे यही गुज़ारिश करता हूँ कि माइक की क्वालिटी जो है, माइक की कीमत को इतना ज़्यादा नहीं हम देखा जाता कि माइक कितने हज़ारों वाला है। माइक कोई भी ऐसा माइक हो जो आपके डेस्कटॉप पर लग जाए और उसको आप ट्राई करें कि आपकी आवाज़ उसको सूट कर रही है। सॉफ्टवेयर में उसको रिकॉर्ड करना होता है। उसमें बस शोर-शराबा ना आ रहा हो, दाएँ-बाएँ का। कोशिश ये करते हैं कि जैसे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि दिन भर में हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, रात को हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं। हालाँकि हम स्टूडियो में भी बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी बाहर की आवाज़ें बहुत आ रही हैं। कोई हॉर्न बज रहा है, कोई रिक्शा आ गया, कोई फलाँ आवाज़, कोई वैसे ही कोई मेहमान आ गए, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो वो तवज्जो नहीं रहती। तो रात को ये होता है कि हमें मामलात जो हैं दिन भर के किए होते हैं, तो हमें फिर रिकॉर्डिंग करने में कोई इतना इश्यू नहीं होता। अब आप लोग चूँकि घरों में मौजूद होंगी, तो घरों में ये प्रॉब्लम होता है कि आपका क्योंकि स्टूडियो तो नहीं होता, घर ही होता है। घर में आपने एक कोना मखसूस करके अपना कंप्यूटर, लैपटॉप कोई भी चीज़ रख के आप बैठ बैठ गए हैं, नामसाइद हालात में या अच्छे हालात में। तो फिर ये होता है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, बाहर कोई सब्ज़ी वाला स्पीकर लगा के जा रहा है, कभी कोई कोई चीज़ गुज़र रही है, कभी कोई आवाज़ आ रही है, कभी कोई मस्जिद के स्पीकर हैं, उसमें से कुछ अज़ान की आवाज़ के अलावा कोई तकरीर हो गई, कुछ और हो गया। मतलब हमें प्रॉब्लम्स का सामना होता है, लेकिन हम जब रात को ये काम करते हैं, तो फिर हमें ये थोड़ा-सा ये हो जाता है कि बाहर वाली जो आवाज़ें हैं, वो आना कम हो जाती हैं, शोर-शराबा कम हो जाता है, ट्रैफ़िक का फ़्लो कम हो जाता है, तो हमें वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो लोग घरों में काम करते हैं, उनके पास साउंड प्रूफ कोई ऐसा सिस्टम होता नहीं है। वो बस एक कंप्यूटर लिया और माइक रखा और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बस घर के कमरे में गूंज भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों का हल मौजूद है। ये नहीं है कि आप हज़ारों रुपए लगा के बहुत अच्छा माइक खरीदें और फिर हज़ारों रुपए लगा के उस कमरे को साउंड प्रूफ करें, फिर आप यूँ करें, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यकीन जानिए कि अगर आप में काम करने का जज़्बा है, आप किसी भी माइ इवन ये कि आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम कमर्शियल कामों में आते हैं, तो मोबाइल से हम खुद भी तंग आ जाते हैं।
एक आध काम हो ना तो बंदा कर लेता है, लेकिन हमें जब कोई काम आना शुरू होता है तो फिर लोगों की भी ये उम्मीदें हमसे ये होती हैं कि ये एक प्रोफेशनल सेटअप पे बैठे हुए हैं, तो इन्हीं से रिकॉर्डिंग करवाएँ। पैसे भले हमें थोड़े दें या ज़्यादा दें, डिमांड उनकी ये होती है कि एक प्रॉपर सेटअप पे काम करने वाले लोग हों, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप जब मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसी तरह से आप जब कॉलर माइक लगा के कोई रिकॉर्डिंग हेडफ़ोन वाले माइक से करते हैं तब भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती। फिर जब हम उसको एडिट करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि माइक की सेटिंग ही ठीक नहीं की हुई है आपने। सॉफ्टवेयर में रहते हुए सेटिंग सही नहीं की। सॉफ्टवेयर में भी सेटिंग करनी होती है कि आपने आवाज़ को मोनो रिकॉर्ड करना है या स्टीरियो रिकॉर्ड करना है। 2 तरह की आवाज़ें होती हैं, मोनो और स्टीरियो। और फिर उसमें फिर आपने सेटिंग क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तरह से उसको सेट करके काम को शुरू किया था। तो ये आपको ख़ास तौर पर जब आप प्रोफ़ेशनल देखें, प्रोफ़ेशनल मार्केट का कमर्शियल काम हो या आपका ज़ाती काम हो, काम तो काम है। तो जब आपने एक चीज़ को फ़ीस पे करके आपने सीखने की कोशिश की है, तो अब आपको एक माइक भी लेना होगा और आपको एक अपना वर्क स्टेशन टाइप एक जगह बनानी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत अच्छी-सी चेयर लें, बहुत अच्छी-सी टेबल लें, बहुत अच्छा-सा कंप्यूटर, जो कुछ दस्तयाब है आपके पास, उसी में रहते हुए बहुत अच्छे से आप उसको माहौल को बनाएँ, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूँगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हमारे कमरे में जब हम बोलते हैं तो गूंज शुरू हो जाती है, तो उसका मैं आपको हल दे दूँगा। आपको कोई आप कहते हैं कि नॉइज़ आ रही है, शोर आ रहा है, उसका भी मैं आपको हल दे दूँगा। ये सारी चीज़ें हल तलब हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी नहीं, मुश्किल काम है, स्टूडियो होगा तो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई रिकॉर्डिंग गाड़ी चलती गाड़ी में भी की हैं, गाड़ी रोक के भी की हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के भी की हैं, होटल में कमरे में जाके भी मैंने की हैं, मोबाइल से भी की हैं, माइक से भी की हैं, आम ये कॉलर माइक से भी की हैं, डायरेक्ट मोबाइल रख के भी की हैं, व्हाट्सऐप से भी मैंने रिकॉर्डिंग करके भेजी हैं कस्टमर्स को। लेकिन चूँकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो मुझे कम मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल मुझे फिर भी होती है। क्योंकि मोबाइल से ही देखना, मोबाइल से ही पढ़ना, मोबाइल में ही रिकॉर्ड करना, मेरे बस से तो बाहर है, क्योंकि मुझे मुश्किल होती है मोबाइल से पढ़ने में। तो वो मुझसे वो हो ही नहीं पा रहा होता। लेकिन जब हम सामने स्क्रीन पर कोई चीज़ रख के और वाज़े नज़र आ रहा होता है, उसको बोल्ड हम कर रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। इसी तरह से अगर हमारे हाथ में स्क्रिप्ट हो, तो भी सामने स्क्रिप्ट पढ़ा हो तब भी मज़ा आता है। तो मोबाइल से देख के पढ़ना ये इंतहाई मजबूरी के आलम में तो हुआ हो सकता है। रेगुलर बेसिस पर ये काम करना बहुत दुश्वार है और होगा भी नहीं, और क्लाइंट भी आपसे मोबाइल की रिकॉर्डिंग नहीं लेगा। तो ये सारी बातें आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने सीखना शुरू किया किसी जज़्बे के तहत। उस जज़्बे में कमी-बेशी आ जाती है, कभी कोई शादी-खुशी, बीमारी, कोई भी मामलात, कोई भी ज़िंदगी के नशेब-व-फ़राज़ हैं, कुछ कभी किसी के साथ कोई मामला, कभी किसी के साथ कोई मामला, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन आपने जब आगाज़ इसका किया था, तो उस वक़्त आपको एक जज़्बा था कि आपने ये करना है, और इंशाल्लाह ये जो छुट्टियाँ दरमियान में हो जाती हैं किसी वजह से, तो इसको भी हम कवर कर सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ना ही कोई हर लेक्चर में कोई हम कोई नई कोई यूनिक चीज़ पेश कर रहे हैं। एक ही चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं बार-बार, बार-बार। लेकिन वो डिस्कस इसीलिए बार-बार कर रहे होते हैं कि उस चीज़ की कमी रह चुकी होती है। वो कमी अगर दूर हो जाए तो हम उस बात को दोहराएँगे ही नहीं। फिर हम अगली तरफ किसी टॉपिक पर अगले किसी बात पर आएँगे। तो आप सबने ये मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपने पैसे भरे हैं ना, तो इसको आपने यूटिलाइज़ करना है, और यूटिलाइज़ करने के लिए आप अपने इस शौक को पूरा भी करें, और साथ-साथ में आप एक माइक भी कोई ले लीजिए, किसी किस्म का भी कोई माइक ऐसा जो डेस्कटॉप हो। डेस्कटॉप मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि जो आपके सामने टेबल पर पड़ा हुआ हो, जो एडजस्टेबल हो, आपके मुँह के लेवल पर आ जाए, ना कि आपको अपना लेवल बनाना पड़े माइक के सामने लाके, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग करनी है। हम अगर खुद ईज़ी बैठे नहीं हुए, तो हमसे नहीं रिकॉर्डिंग होगी। हम बड़े रिलैक्स ईज़ी होके बैठे होते हैं, और फिर माइक को अपने सामने जहाँ पर भी सेट करना होता है वहाँ कर लेते हैं, और फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। जब हम कहानियाँ पढ़ना शुरू करते हैं तो बाज़ औक़ात आधे-आधे, पौने-पौने घंटे की कहानी भी निकल आती है, तो पौना घंटा मैं तो मुँह एक जगह पे माइक के साथ सेट करके नहीं बैठूँगा, मैं तो अपने आप अपनी पोज़ीशन सेट करके बैठूँगा। तो ये जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये मसाइल का सामना होगा, और जब भी कोई नया काम शुरू होता है ना, तो उसमें मसाइल होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको खुद उन मसाइल का हल भी
मिलना शुरू हो जाता है और आप बेहतरी की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन आपकी तो खुशकिस्मती ये है कि आपके सारे साथी भी और मैं भी मौजूद हूँ। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप अकेले नहीं हैं, आप हमसे सबसे डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में बात कर सकते हैं, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, मदद करूँगा। लेकिन कोई उज़र नहीं होना चाहिए इसमें। और बात अब ये है कि स्टाइल में मैंने ये सारी हर क्लास में मैंने यही बात की कि आप अपनी अच्छी आवाज़ है आपकी, अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी आवाज़ दी है। आपको अच्छी आवाज़ दी थी तो आप ये वॉइस ओवर की तरफ आए, वरना अगर आपको लोग आपकी आवाज़ की वजह से एतराज़ करते तो आप कभी भी वॉइस ओवर की तरफ ना आते। आपको लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर लें। तो ये मुख्तलिफ़ सवालात ज़हन में होते हैं तो बंदा एक इस काम की तरफ आता है। अब वो ये सारे कुछ हो गया, हमने ये कर भी लिया। अब हमने इसको सीरियस तरीके से करना है और सीरियस तरीका यही है कि इसको टाइम देके आप अपना कोई भी, अब मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन हैं या मर्द हैं, अपने मामलात ज़िंदगी और भी हैं, रोज़गार के मामलात भी हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं बहुत सारी। तो उनको निभाते हुए आप 1 घंटा, 1.5 घंटा निकाल लें प्रैक्टिस के लिए तो आपके लिए ही अच्छा होगा। और यकीन जानें कि ये जो वॉइस ओवर की क्लास, अगर मैं आपको इंतहाई ईमानदारी से अगर मैं बात करूँ, मैं वैसे ईमानदारी से ही बात करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को वज़न देने के लिए बात कर रहा हूँ। आप यकीन जानें, शायद मुझे अपनी ज़ात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, शायद मुझे सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा वॉइस ओवर और रेडियो और ये सारा कुछ करके जो मुझे अल्लाह पाक ने मुझे जो बोलने का तरीका दिया। आप मैंने शुरू की क्लास में बताया था कि मेरे साथ तो मसला ही बड़ा संगीन था। मैं तो बोलना अच्छा चाहता था, मुझसे अच्छा बोला ही नहीं जाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये सारा कुछ सीख के, करके, सीखने से मुराद ये है कि कर के मैंने सीखा, प्रैक्टिस से सीखा। मुझे किसी ने, उस्ताद ने, जैसे आपको अब मैं क्लासेस दे रहा हूँ, हमें तो किसी ने क्लास नहीं दी, हम तो अपने खुद साख्ता ही बने हुए थे। तो ये कर के ना आम ज़िंदगी में, बाकी की ज़िंदगी में भी इतना फ़ायदा हुआ है, शायद मुझे इतना रेडियो से या किसी और जगहों से ना हुआ हो, जो मुझे आम ज़िंदगी से हुआ। मुझे लोगों से, बड़ों से, छोटों से, अपने से ऑफ़िसेज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके सबसे बात करने का सलीका आ गया है, ढंग आ गया है। किसी दुकानदार से, शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पे जहाँ भी हम किसी से बोलना शुरू करते हैं, उसी की हैसियत को, उसी के लेवल को सामने रखते हुए हम उसी के अंदाज में उससे ऐसे घुल-मिल जाते हैं, आम आदमी नहीं घुल-मिल सकता। क्योंकि हमें समझ आ जाती है कि इससे कैसे बात करनी है और इसको क्या अच्छा लगेगा, हम उसी तरह से उससे अच्छा-अच्छा बोलते हैं और हमारे मामलात ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ़ आपकी रिकॉर्डिंग या स्टोरी टेलिंग तक महदूद नहीं है। ये आपकी सारी ज़िंदगी में, आपके घर में, अगर आप बच्चों वाले हैं तो आपके बच्चों की तरबियत पे आपका अच्छा बोलना बड़ा असर डालेगा। इसी तरह से आप अगर अपने पेरेंट्स से, अपने बहन-भाइयों से, अपने हल्का-ए-बाप से, आप जिनसे भी मुख़ातिब होते हैं, जहाँ-जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वहाँ पे भी आपकी गुफ़्तार, आपका अच्छा बोलना, आपका ढंग से बोलना सारा कुछ काउंट होता है और इससा इसका आपको बड़ा अच्छा इसका आपको बड़ा अच्छा से रिवॉर्ड मिलता है। और मेरी तो ज़िंदगी में ऐसा बहुत बहुत दफ़ा हुआ है कि मेरा ढंग से बोलना मेरे काम आ गया। सिर्फ़ यही इसी वजह से, मेरे साथ और भी लोग थे, लेकिन मेरा अच्छा बोलना मेरे लिए फ़ायदामंद हो गया। तो अब सारे सुन रहे हैं, माइक भी सबके पास मौजूद हैं। अब अभी तक हमने कोई बाज़ाब्ता, कोई काम की इस क्लास के हवाले से कोई बात नहीं की, हम आपस में जनरल बात कर रहे थे। अभी तक की गुफ्तगू में जितनी आपने सुनी है, आपने कोई सवाल करना है, कोई बात पूछनी है, तो इसमें आप बिल्कुल कंजूसी ना किया करें, क्योंकि सवाल में जवाब छुपा होता है और हर सवाल शायद आपके लिए इतनी अहमियत का हामिल ना हो। कुछ लोग सवाल करने में कंजूसी करते हैं, लेकिन आपके किए हुए सवाल से उनकी भी तशनगी दूर हो जाती है। तो सवाल कीजिए, आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई खदशा, कोई सवाल, कोई भी बात है, आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बिला झिझक कर लिया करें। इसमें ये नहीं सोचना कि ये बात करने की है, नहीं, आप कर दिया करें।
अब ये देखें, अब मुझे यूँ लग रहा है कि मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही, क्योंकि मुझे किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेरी जो बातें हैं, आप इधर से सुन के या तो उसको महफ़ूज़ कर रहे हैं या उधर से निकाल रहे हैं। आप किसी बात में जब तक इज़ाफ़ा नहीं करेंगे, आप एक सदाकार या वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हैं। आपको मैं अपने तजुर्बात ज़िंदगी में आपको बता रहा होता हूँ हमेशा से, मुझसे किसी से बात करने के लिए अल्फ़ाज़ नहीं होते थे, और अगर होते थे तो इतने बुरे होते थे कि वो उससे ना बात करना ज़्यादा बेहतर होता था, बजाए इसके कि मैं किसी से बात करूँ। तो मैं कोशिश ये करता था कि मैं कम से कम बात करूं, और इस रवैये की वजह से लोग ये समझते थे कि शायद ये बड़ा कोई अक्खड़ और रूड किस्म का खुश्क सा सर्द बंदा है, और ये बड़ा कम बात करता है और बड़ी अक्कड़ में रहता है, बड़े तकब्बुर में रहता है। हालांकि बिहाइंड द सीन मामला ये था कि मुझसे मेरे पास कोई बोलने के लिए कोई अच्छा मटेरियल ही नहीं होता था। मैं किसी से कोई क्या बात करूं, बिल्कुल जैसे बंदा वो झुंझला सा नहीं जाता कि अच्छा बात खत्म करें, हाँ ठीक है। किसी ने पूछा जी कैसे हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है जी आजकल, बस ये हो रहा है। अब वो अगला बंदा दिलचस्पी से आपसे कोई बात बढ़ा के कोई बात से बात निकालना चाह रहा है, और आप बोलना ही नहीं चाह रहे, आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अगला बंदा दो चार बातें करके फिर वो खामोश होकर बैठ जाता है। अब ये हाल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं किसी से 2 मिनट लेके बात करना शुरू करता हूँ, तो मुझे खुद बाद में हो रहा था कि यार ये तो 40 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट लिए थे, 40 मिनट हो गए हैं, बोलते चले जा रहे हैं। हालाँकि मुझे ये भी पता होता है कि सामने वाला बातें सुन-सुन के बेज़ार हो गया, लेकिन बोलने का ऐसा कोई चस्का पड़ गया है कि बातें ही नहीं ख़त्म होती, और सामने वाला जब उसकी शक्ल पर बेज़ारी महसूस होती है, तो फिर ही पता चलता है कि भाई बस कर दो, बहुत बोल लिया। तो माइक जब ऑन होता है तो हमें तो चुप कराना मुश्किल हो जाता है। तो आप सबके सामने माइक मौजूद है और आप चुप हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का माइक ऑन है, अल्लाह खैर करे। सर मैं यही गुजारिश कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों का फ़ायदा होता है हाँ। और समझ भी आती हैं। जब तक जाहिर सी बात है, ऐसा ऊट पटांग सवाल करना तो वैसे ही ठीक नहीं है। तो जब वाक़तन कोई सवाल होगा तो हम बिला झिझक अल्हम्दुलिल्लाह पूछ रहा हूँ। मैं अपनी ज़ाती हद तक तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं कोई भी ज़हन में चीज़ होती है तो उसको बिला झिझक आपसे अर्ज़ करता हूँ। हाँ, अब ये दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऊट-पटांग सवाल से मुराद पता है क्या होता है? अब ना मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, मैं था इधर ना मर्दान में। तो मर्दान में मैं किसी काम से गया हुआ था, तो एक होटल था, हमें जो कंपनी ने ना हमें रिहाइश दी हुई थी, तो होटल का जो है बड़ा ही अच्छे लेवल का होटल था। तो मुझे वो जो है ना बंदा आया, उनका ऑफिस का जो होटल का इंतज़ामिया में से, आके जैसे ही उनकी ड्यूटी में शामिल होता, हॉस्पिटैलिटी का उनका काम है, तो उसने आके कहा जी सर ये नंबर फलां नंबर और ये और वो करते-करते जी आपको किसी भी किस्म का कोई कोई मुश्किल को बात हो तो आपने इस नंबर पर मुझे डायल कर लेना है। मैंने कहा ठीक है। अब वो ये समझ रहे थे कि ये मीडिया वाले आए हुए हैं, बड़ी तोप चीज़ें हैं और इनसे बना के रखनी बेहतर है, क्योंकि ये तो वाट लगा देते हैं। अब मेरी सादगी देख लें कि मैं सुबह उसको जाके उसको मैं बुला के आया, मैंने कहा यार ज़रा 1 मिनट आए ना ज़रा इधर कमरे में। वो परेशान हो गया, पता नहीं क्या मसला है। मैं अंदर उसको लेके आया, मैंने कहा यार ये देखना, ये गर्म पानी की टूटी कहाँ से खुलती है? तो मुझे भी देख रहा हो, तो कहता सर ये तो लगा तो है। मैंने कहा यार मुझे पता होता तो मैं आपको बुला के लाता, मुझे नहीं समझ आ रही थी इसीलिए तो बुला के लाया हूँ। अब वो भी हंस रहा और मैं भी हंस रहा हूँ। अच्छा, वो फिर खाने की टेबल पर, नाश्ते की टेबल पर ना बैठे हुए, इससे पहले कि मैं मेरी आदत ये है कि मैं जिस बंदे को अपना मजाक खुद उड़ाना आता हो ना, वो शर्मिंदा नहीं होता होता। तो खाने के नाश्ते पर ना मैंने खुद ही बता दिया, लो जी आज फ़खर साहब ने आज मार्का मारा है, पठानों के इलाके में आके पंजाबियों की बेइज्जती करवा दी है। कहते क्या हुआ है? मैं कहा लो जी होटल वाले को बुलाया, मैंने कहा टूटी कैसे खुलती है? वो सारे हँस-हँस के यार तुझे टूटी नहीं खोलनी आती? मैंने कहा नहीं आती तो मैं कह रहा हूँ। तो अब ये देखें, अब मेरी मुश्किल टूटी खोलना था। अगर मैं उस वक़्त मैं
किसी भी झिझक में रहता कि नहीं अब मैं किसी से क्या पूछूं, तो मैं तो गर्म पानी से मुस्तफीद ना होता। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ड्राइवर पे सफर कर रहा हूँ। मुझे न चैनल उसकी स्क्रीन पर ना मुझे वो कुछ कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं करना आ रहा। अब मैं बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा। मैंने कहा बेटी बात सुनना, इधर आए। तो जी, जी सर। मैंने कहा बेटा ये मुझसे ये हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे कर। अब वो मेरे साथ ना जो बंदा बैठा हुआ था मुझे यूं देख रहा हो भी जैसे भी बेवकूफ आदमी, तू तुझे ये नहीं करना आता, तुझे नहीं आता तो मैंने पूछा। तो इसमें कुछ शर्म नहीं है। आपका सवाल आपकी शान है। आपकी इज्जत में इजाफा करता है कि आपको नई चीज पता, आप पूछ लें। अच्छा, बाज़ औक़ात इतने बेतुके सवाल इसलिए होते हैं कि लोग समझ लेते हैं ये बेतुका सवाल है, और आपके लिए वो सवाल एक कन्फ्यूजन बना रहा होता है। मतलब मैं आपको कहूँ कि स्टीरियो और मोनो, आपको पता है क्या होता है? स्टीरियो क्या होता है और मोनो क्या होता है? आपको शायद पता हो, बहुत से लोगों को नहीं पता। और वो उनको पता ही नहीं है स्टीरियो मोनो क्या होता है, और वो इसी वजह से सवाल ही नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है। लेकिन आपका किया हुआ सवाल कि सर ये स्टीरियो रिकॉर्डिंग क्या होती है और मोनो रिकॉर्डिंग क्या होती है, तो उन सबको भी उसके आपके सवाल के जवाब में उन सबको भी नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है। ऐसे ही है ना सर? जी, बिल्कुल आपने सब उसको हाँ, में तो ये इस रहनुमाई तरह से फरमा ना, दी आपने। हाँ, तो इस तरह से सवालात जो है ना जी वो करते रहा करें। आप भले अक्सर औक़ात ये भी होता है ना, जैसे हम कहते हैं इस्लामिक तौर पर भी कि किसी को टोकने से बेहतर है कि उसके सामने कुछ अपने ही ऐसी डिस्कस शुरू कर दें ताकि उसको अवेयरनेस मिल जाए, उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और उसको पता भी चल जाए कि ये क्या बात थी और सही तरीका क्या था। तो इसी तरह से हमारे पास तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे तो इक़दार ही इतनी मज़बूत हैं कि हमें तो भरम रखने भी आते हैं और लोगों को मान देना भी आता है, सारा कुछ आता है। तो सर, अब ये कितनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, ये मुझसे कोई उम्मीद कर सकता है मेरे जैसा बंदा इतनी प्यारी-प्यारी बातें कर रहा है। हालाँकि मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जब मैं इतनी प्यारी-प्यारी सॉफ्ट-सॉफ्ट बातें कर रहा होता हूँ ना, तो वो हँस रहे होते हैं। ये है आपका वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना, सदाकार होना, कि आपके सामने जब माइक आ रहा है या आप लोगों के सामने, अननोन लोगों के सामने भी अगर बात कर रहे हैं, तो ऐसे अंदाज़ से बात करें कि जो आपके लंगोटी हैं, जो आपके पुराने भेदी हैं, उनके सामने तो आप भाई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी लेके आए, तो वो कहते हैं अल्लाह दी शान देखो। पता नहीं क्या देख के इसको दे दिए। लेकिन ये वो तो हमारे क्लोज़ होते हैं ना, हमारे हमारे मोहब्बत होती है हमारी उनसे, उनसियत होती है और बेतकल्लुफ़ी होती है। वो दिल में खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर बड़ी दिलचस्प बात आपको सुनाना चाहूँगा, किस्सा कहानियाँ सुना रहा हूँ मैं, आपको टाइम ले रहा हूँ मैं, लेकिन इसकी कोई वजह है, अगर इजाज़त हो। जी सर, जी, ज़रूर। जी सर, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा जी, बड़ी ही मज़े की बात सुना रहा हूँ। मेरे लिए तो इंसल्ट हो गई थी मेरी, लेकिन मेरे लिए अभी भी वो मज़े की बात है, क्योंकि वो कोई और होता तो शायद मैं उसका मुँह तोड़ जवाब देता, लेकिन बात ही ऐसी हुई कि मैं आज तक उसको सोचता हूँ और मैं एन्जॉय करता हूँ और खुश होता हूँ, मज़ा आता है मुझे। मैं ना ये 2000 आई थिंक 10 की बात है। तो एफ़एम रेडियो पर ना मेरा रात को एक प्रोग्राम चला करता था, बज़्म फ़ख़्र के नाम से, बज़्म फ़ख़्र। तो मेरा वो 3 घंटे का मेरा प्रोग्राम था, 12 बजे से लेके रात और 3 बजे तक, रात के। तो उसमें मैंने बड़ा ही रोमांटिक और शायरी और बड़ा माहौल बना के, वो टाइम ही ऐसा होता है धीमा-धीमा प्रोग्राम करना। तो मुझे धीमा-धीमा प्रोग्राम करना अच्छा लगता है। सॉफ्ट-सॉफ्ट सा, प्यारा-प्यारा सा, तो वो मैं करता था। अब वो दौर भी बड़ा कमाल का था कि हर बंदा जो है वो एफ़एम सुनता भी था बड़े शौक से। चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो सुनते थे बड़े, मतलब इवन इवन ये कि मेडिकल के स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी मेरे साथ प्रोग्राम में मैसेजेस भी किया करते थे और कॉल्स भी किया करते थे। तो इससे अंदाज़ा होता था कि भई हमें दुनिया सुन रही है। तो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की मैंने बात इसलिए की कि भई ये वो तबका है जो जिनके पास कुछ मयारी सुनने को हो तो सुन लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं सुनते ये। तो हम उस वक़्त दौर था, रेडियो पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। अब उस वक़्त में ना मैं अपने एरिये में मैं यूँ समझ लें कि मेरा एक मेरा एक नाम था। मेरा एक मकाम बना हुआ था कि भई फ़ख़्र साहब वो हो क्या बात है!
बड़ा अपना मयार बनाया हुआ था, लेवल था एक। और सब जितने भी आरजेज और एफएम रेडियोज़ पर, रोड रेडियोज़ पर काम करते थे, तो मैं उनमें से थोड़ा-सा यूनिक था। उसकी वजह ये थी कि मैं आम इसी तरह से जैसे बात कर रहा हूँ, यही मेरा अंदाज़ होता था। और शायरी जो मैं पढ़ता था, वो मेरी शायरी पढ़ने का अंदाज़ अभी तक मैं समझता हूँ कि मेरा अपना ही एक अंदाज़ है। मैं उसी में ही रहते हुए शायरी पढ़ता हूँ। तो शायद वो इतनी आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से मैं जैसे भी पढ़ता हूँ, तो वो शायद शायरी कम और यूँ लग रहा होता है कि मैं किसी से मुख़ातिब हूँ। मतलब ये भी अक्सर हुआ है कि मैंने अमजद इस्लाम अमजद की या किसी की भी नज़्म पढ़ना शुरू की है, तो वो यूँ लग रहा होता था जैसे किसी कॉलर से मैं मुख़ातिब हूँ, जैसे मैं किसी एक को बात कर रहा हूँ। शायरी नहीं कर रहा मैं, कोई दिल की बातें अपनी छेड़ रहा हूँ। तो ढेर सारी बातें हैं, कहाँ से कहाँ निकल गए। तो मैं जब 3 बजे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद 1 घंटा मुझे प्रोग्राम के बाद भी मैसेजेस और कॉल्स आती रहती थीं। वाह! स्टार थे हम उस वक़्त में। ये सारी दुकानदारियाँ करके बड़ा फूले नहीं समाते थे, पाँव नहीं टिकते थे ज़मीन पे। मैं जब घर पहुँचा आके जनाब, इस रमज़ान शरीफ में मेरी वालदा वफ़ात पा गई हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो मेरी वालदा तहज्जुद के वक़्त उठती थीं और नमाज़ पढ़ रही होती थीं और फिर फ़जर की नमाज़ और सारे मामलात। तो जब मैं घर दाखिल हुआ तो जाके मैं अपना सलाम किया, वो जाए नमाज़ पे बैठी हुई थीं। तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मुझे ना कहती, "आ गया कंजरखाना चला के।" मैं हँसा भी सही। तो मैंने कहा, "जी, आ गया हूँ। अब वो काफ़िरों की तरह तू सो जाएगा?" मैंने कहा, "नहीं, किसने कहा है?" "हाँ, तो तू कौन-सा बयान कर कर के आया लोगों को?" वो इतनी मेरी इंसल्ट करती थी जब मैं प्रोग्राम करके आता था, और मैं फिर हँसता था कि यार बाहर कितनी बल्ले-बल्ले है और घर में कैसी कुत्ते वाली होती है। तो फिर मेरी माँ थी तो मुझे वो अच्छा लगता था कि भई मेरी माँ जो है वो माँ तो गलत नहीं बोलती ना, तो मज़ा आता था। ऐसे ही बड़ा दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि मैं रेडियो पर प्रोग्राम करता था। अच्छा, मेरी मशहूरी ये थी कि मैं जहाँ रहता था ना, वहाँ पे आस-पास मैंने लोगों को नहीं बताया होता था कि मैं रेडियो पर हूँ। मतलब मेरे ख़ास-ख़ास जो लोग हैं उनको तो पता है, ये नहीं पता कि मेरे साथ वाले घर वालों को भी पता हो, मेरे सामने वालों को भी पता हो, हमसायों को नहीं, किसी को नहीं पता। वो यही पता था भी कोई काम करता है। तो उसकी वजह ये थी कि मैं ना मुल्तान से बाहर रहा और फिर अचानक से मुल्तान आया तो मेरी किसी से ज़्यादा इतनी हेलो-हाय होती नहीं थी। तो हुआ ये कि मेरी साथ वाली नेबर जो है ना, वो मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनती थी, मुझे तो नहीं पता। वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमारे ही घर आके हैंड फ्री लगा के, मेरे दिन में भी प्रोग्राम होते थे क्योंकि मैं स्टेशन हेड था, तो मेरी ड्यूटी 18-18 घंटे रहती थी। तो वही सुबह मैं जैसे वालदा मेरी कह रही होती थी कि आके अब सो जाएगा, वही सोने के लिए मैं आता था, फिर उठना और फिर मैंने रेडियो चले जाना। तो वो खातून जो हैं वो आके तो वो तारीफ़ों के पुल बाँध रही हूँ कि जनाब बाजी ये वाला जो मैं रेडियो सुनती हूँ तो ये बड़ा बेहतरीन बोलता है बंदा, और मैं इसकी फ़ैन और फलाँ और फलाँ और फलाँ। उसको मेरे घर वालों ने जो मेरी वहाँ पे उसके सामने वाट लगाई कि ये इसको सुनती हो? ये तो बड़ा ही मुझे अब मेरी ना सिस्टर मुझे बता रही हूँ कि भई ये तेरी एक फ़ैन निकली है साथ वाले घर से, और अम्मी ने उसको तेरे बारे में जो बयान दिया ना वो बड़ा दिलचस्प दिया। तो बड़े मज़े के वाक़यात होते हैं हमारी ज़िंदगी के। मैं बात क्या कर रहा था मैं भूल गया और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ख़ैर जी, अब आ जाते हैं हम कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। आज वकास इसने वकास साहब ने नहीं, मुझे भेजा है खावर साहब ने। खावर साहब ने भेजा है एक तहरीर भेजी है। इस तहरीर को खावर साहब आपने भी पढ़ा है? जी सर, मुश्किल तरीका है मतलब पढ़ना इसको, और जो आखिर में जिस बात उसकी है ना वो जरा एक मुश्किल काम। मैंने आपको भेजा है ताकि आप
पढ़ के मैं बताएं पढ़ता हूँ। किस तरह इसको पढ़ा जाए अच्छा ऐसे भाई, इसको। सारे मैं ना आज थोड़ा सा, पता नहीं, आज मेरा मैं उदास 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 से मुराद ये है कि मैं आज थोड़ा सा डिप्रेस हूँ। मैं आज आपसे उस जोश और उस बलबले से क्लास भी नहीं ले पा रहा। तो आज आप सारी चीज़ें इग्नोर कीजिएगा, मेरी कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको अजीब भी लगी हो तो इग्नोर कीजिएगा। अब मैं ये जो आपको सुनाने वाला हूँ, ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुश्किल अगर तहरीर है तो मैं इसको पढ़ दूँ और आप इसको सुन लें और इसको सुन के प्रैक्टिस में भी ले आएँ। ठीक है ना? जी सर। मैं 2 सेकंड लूँगा आपसे, मैं भी इसको ओके कर लूँ मैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी आ सर, रही है, आ रही चलें। है। जी सर ठीक जी है, सर, आ क्लियर आ रही रहा है। है। चलें जी, ठीक है। बड़ा शौक था उसे बनने संवरने का और फिर परांदा पहनने का, वो भी घुंघरू वाला परांदा। बड़ा शौक था उसे बनने संवरने का और फिर परांदा पहनने का, वो भी घुंघरू वाला परांदा। चूड़ियां तो कभी बाहों से उतरी ही ना थीं। हर दूसरे दिन मेहंदी से हाथ रंग लेती, माँ से सारा दिन झिड़कियां खाती और घर के काम करती जाती। लड़की जात और ये चोंचले, ये लच्छन, लोग क्या कहेंगे? अरे माँ, लोगों का क्या है, लोगों को तो बहाना चाहिए बातें करने का। ये रोजाना का मकालमा था जो उसके और अम्मा के दरमियान होता। अब्बा हिमायत करते मगर अम्मा के सामने उनकी भी ना चलती। मगर वो अपने मन की लाडली थी, किसी की क्या सुनती। उसका मन उसके लाड उठाता। अंदर की दुनिया में बड़े रंग बिखरे थे। बहुत प्यार था उसे अपनी उस दुनिया से। फूल, तितलियों, बादल और बारिश से मोहब्बत थी। चेहरे पर मासूमियत और बला का सुकून था। देख अम्मा, एक परांदा ही तो मांगा है। रोज अम्मा से एक ही फरमाइश, अम्मा घुंघरूं वाला परांदा ले दो। अम्मा ने सादा परांदा लाकर दे दिया। अरे लड़की, अरे लड़की जात कंवारी छन छन करती फिरेगी बाप के सामने, लाज नहीं तुझे? पर पता नहीं दिल में क्या समाई थी जो पैसे जमा होते चांदी की घुंघरी लाकर लगा लेती। अरे कितनी घुंघरियां लगाएगी? अम्मा हर घुंघरी खरीदने पर डांटती। अम्मा पूरी 100 घुंघरियां लगाऊंगी। लंबे बालों में परांदा डालकर जब चलती तो छन छन करता। मेहंदी से रंगी हथेलियां और पांव, धानी आंचल, कजरे की धार, बस यही था कुल सिंगार। पर जाने क्या बैर था अम्मा को, उस पर भी डांटती। फिर एक दिन फुप्पी अम्मा अपने आवारा बेटे का रिश्ता मांगने चली आई, जिसे अब्बा ने रद्द कर दिया। और फुप्पी अम्मा ने अपनी बेइज्जती और अना का मसला बनाकर जी भर कर उसको बदनाम किया। अरे लड़की का दिल ही नहीं था, किसी के साथ चक्कर होगा, लच्छन नहीं देखे, मेहंदी तो उतरती नहीं, और घुंघरूं वाला परांदा पहन तवाइफों की तरह सारे पासे मटकती फिरती है। अब्बा मुंह दे देकर रोते। बेटी की रग रग से वाकिफ थे। एक रात जी में आया कि बेटी का हाल पूछूं। रात का पिछला पहर, जाए नमाज पर बैठी घुंघरू गिनती जाती। अब्बा एक तरफ खड़े देखते रहे। 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़कर बोली, अल्लाह, मैंने तो तेरे लिए 100 घुंघरू लगाए थे, अब तू जान और तेरे बंदे जाने। अब्बा के पीछे खड़ी अम्मा जार जार रो रही थी। वो दिन के जब मेरी आवारगी के चर्चे थे, कसम खुदा की बड़ी पारसाई के दिन थे।
जी। सर बहुत कमाल माशा। बहुत अच्छा, बहुत। अच्छा, आप सबसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक सेकंड जाए। बड़ा शौक। मैं आप सबसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको ईमानदारी से, आपने ये बात, अब जाहिर है आप ईमानदारी से बात करेंगे, ईमानदारी से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कहीं आपको बनावट फील हुई? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी सर, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं हुई? वजह उसकी? क्योंकि आपने फीलिंग्स के साथ पढ़ा इसको, बिल्कुल इनके एक एक लफ्ज को समझ के। हाँ, एक तो ये वजह। दूसरी वजह, सर मैंने दिल से पढ़ा इसको है आपने। दिल से पढ़ा है और सादगी से पढ़ा, और मैंने अपनी आवाज में पढ़ा है। मैंने उसमें कुछ सुर नहीं खींची, मैंने उसमें कुछ टेम्पो लूज नहीं किया। मैं अम्मा के वक्त अम्मा बन गया, अब्बा के वक्त अब्बा बन गया, उस लड़की के वक्त उस लड़की की कैफियत में आ गया। और फिर एक बैग, एक 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 वो आवाज जो इस कहानी को बता रही है वो बन गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई मुझे बोलने में, और मैं उसको यकीन जाने कि मैंने अभी अभी इसको पढ़ा है। एक दो लाइनें मैंने दिन में पढ़ी थी, लेकिन मैंने आपको पहले अर्ज की कि मुझे मोबाइल से पढ़ने में मुश्किल पेश आती है, मैं नहीं पढ़ता होता तहरीर बारीक। तो अब मैंने इसको कंप्यूटर पे पढ़ा है, तो पहली दफ़ा ही पढ़ा है। अब आपको ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है और मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मैं पढ़ता गया हूँ और लफ्ज़ों के मोती जो जिस लिखने वाले ने परोए थे उस पर हाथ ही फिरते गए, जैसे तस्बीह पे फिरते हैं 33 मरतबा, 33 मरतबा, 34 मरतबा। तो उस लिखने वाले ने इतना खूबसूरत लिखा है कि मैं तो सिर्फ उसको पढ़ रहा हूँ, और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे उसने लिखा है करीब करीब वैसे ही पढ़ने की कोशिश करूँ। अगर मैं इसको सबक की तरह पढ़ दूंगा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसके सूबे हैं, ये मादनियात की दौलत से माला माल है, तो ये लिखने वाले की इंसल्ट हो जाती कि ये क्या पढ़ रहा है। तो जिसने जैसे लिखा, यकीन जाने मैंने अभी आपकी वजह से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से पढ़ा है। मैं यकीन जाने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं कि मैं पढ़ते हुए मेरे भी आंसू निकल आते हैं। मैं इतने लगाव से उसको पढ़ रहा होता हूँ कि मेरे भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो जब मेरे निकल आते हैं तो सुनने वाले के भी निकलने चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? इस उस कहानी ऐसा में, उस तहरीर में इतना तो असर होता है कि मैं उसको पढ़ रहा हूँ और मेरी आंखों में भी नमी हो गई है। तो अगर लिखने वाले की तहरीर में इतनी जान है कि मैं पढ़ते हुए मेरी आंखों में नमी आ गई, तो क्या मेरी आवाज में इतनी जान नहीं है कि मैं बोलूं और सुनने वाले के दिल में असर कर जाए? मुश्किल बातें। तो घूम फिर के शायद मुझे ना बातें बहुत करनी आती हैं, लेकिन मुझे वो बात नहीं करनी आती जो करना चाह रहा होता हूँ शायद। बात से बात निकलती है और मैं बहुत आगे किसी और ट्रैक पर निकल जाता हूँ। ये सारी बात गुफ्तगू करने का मकसद जो था वो ये था कि मैं अपनी ज़ात में रहते हुए उसको पढ़ रहा था और मैं पढ़ता चला गया। आप अपनी ज़ात के अंदर रहते हुए पढ़ें और पढ़ते चले जाएंगे। सबको अल्लाह पाक ने आवाज़ दी है, सबको अल्लाह पाक ने अक्ल शऊर दिया है। उस तहरीर को जब आप पढ़ते हैं तो उस तहरीर के पढ़ने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये तहरीर क्या कह रही है। उसके मुताबिक आप अपना माहौल, अपना मूड, अपनी आवाज़ बनाना शुरू कर देते हैं, कैफ़ियत लाना शुरू कर देते हैं। मैं अम्मा का ज़िक्र कर रहा था, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मेरी अपनी अम्मा, जब मैं अपनी अम्मा की बात कर रहा था कि मेरी अम्मा मुझे डाँट रही थी, तो ये वो जज़्बा है जो सोच के ही आ रहा है। और अगर मैं किसी कोई बात कर रहा हूँ अपने प्यार की, अपने अम्मा की, अपने अब्बा की, अपने बहन-भाइयों की, और उससे मेरी कोई जज़्बाती वाबस्तगी है, तो मेरी बात से आपको वो झलक महसूस होती नज़र आनी चाहिए ना। अगर वो महसूस ही नहीं हो रही तो मेरी वो क्या जज़्बात और क्या एफ़िलिएशन होगी कि मेरी बातों से ही आपको फ़ील नहीं हो रहा।
तो फिर तो इसका मतलब है मैं ऐसे ही ड्रामे कर रहा हूँ बैठा हुआ, कोई बात ऐसे ही बस चक्करबाजी है। तो आपकी गुफ्तगू, आपकी बात, आपका जितना भी बोलना है ना, ये पुरअसर है। इवन ये कि लोग अज़ान सुनकर अगर मुसलमान हो जाते हैं, तो हम अज़ान सुन के नमाज़ पढ़ने भी नहीं जाते। तो अज़ान में ही फ़र्क है शायद या हमारे समात में फ़र्क है, कुछ तो है। ये मैं ख़ैर किसी और सेंस में बात कर रहा हूँ, इसको कोई भी मज़हबी उस पर ना ले, मैं अक्सर इसका शिकार रहता हूँ। नहीं, नहीं सर, दुरुस्त फरमाया। तो सर, कोई मैंने मुश्किल बात की हो तो मुझसे पूछिए। सादा सी बात है, सबसे मुखातिब हूँ कि आपने अपने अंदाज में रहते हुए जैसे आप बोलते हैं, उसको थोड़ा-सा खूबसूरत कर लें। पहले भी खूबसूरत बोलते हैं आप, थोड़ा-सा उसको और अच्छा करके साफ-साफ बेहतरीन-सा जज़्बात के साथ, जज़्बों को लाके उसमें बोलना शुरू करें। यकीन करें, मज़ा आ जाता है। जैसे हम बात शुरू करते हैं ना, तो कहते हैं कि यार खैर है, आज बुझा-बुझा सा है। बस यार आज बहुत दिल ही उदास है। तो आपका बोलना आपको बता रहा होता है ना कि दिल उदास है। लोगों को ख्वाब तो नहीं आ रहा होता। इसी तरह से आप बोल रहे होते हैं, लोग कहते हैं खैर है, आज बड़े खुश-खुश हो, तो बंदा कहता है यार हाँ, बस सुबह से ही ना बड़ा मज़ा और ये बड़ा सीन हो गया और बड़ा ये हो गया, तो वो खुशी का इज़हार है। इसी तरह से आप कभी बैठे होते हैं, लोग कहते हैं यार खैरियत है, परेशान है, तो यार बस ये मामला हो गया है। तो आपकी खुशी, गमी, परेशानी और मुतमईन, अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आज तो बड़ा भई मज़े में बैठा हुआ है, हालाँकि वो हमारी कैफ़ियत बता रही होती है कि भई ये बंदा परेशान है, ये बंदा खुश है, ये बंदा दुखी है, ये बंदा किसी मुश्किल में है, ये किसी उलझन का शिकार है। तो ये हमारी आवाज़, हमारा बोलना, हमारा रवैया, हम अक्सर घरों में जो शादीशुदा लोग हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ कि हम अक्सर घरों में लड़ते नहीं हैं, लेकिन सर्द जंग हमारी चल रही होती है। वो सर्द जंग क्या चल रही होती है कि उन्होंने पूछा खाना खाना है? नहीं, शुक्रिया। चाय पीनी है? हाँ। यहाँ हूँ, ये मुख्तसर सी बात करके सामने वालों को पता चल जाता है कि आज ये मूड ख़राब है और ये किसी बात पे मूड बनाए हुए हैं। कोई बात ऐसी है जो नागवार गुज़री है मेरी या खातून खाना की, किसी की भी। तो ये आपके रवैये असर रखते हैं। बजाए इसके कि आप वहाँ पे खड़े बक, 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 बक कर करे के लड़ना शुरू कर दें, आपका रवैया ही हो जिससे पता चले कि आपके बच्चे ये जाने कि हाँ जी, आज बाबा का मूड जो है ना, वो सुबह से ना वो बात इस तरह से कर रहे हैं कि मुझसे नाराज़ हैं। तो वो 2-4 घंटे बाद ही सबको पता चल जाता है कि फलाँ-फलाँ से नाराज़ है, किसी वजह से नागवार है, गुज़री है बात। तो वो फिर ये होता है कि एहतराम का रिश्ता ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि शाम तक वो मामला जिससे भी आप नाराज़ होते हैं, वो सामने आपके आके कहता है, "अच्छा जी, गलती हो गई, इंशाल्लाह मैं आइंदा आपको ये वाली बात नहीं सुनने को मिलेगी या आज जो मैंने की आइंदा नहीं होगा।" तो वो शाम तक खाने तक आपकी वो सारी नाराज़गी भी दूर हो जाती है और जो आप मैसेज देना चाह रहे थे, वो मैसेज भी चला जाता है और जिसको आप तरबियत देना चाह रहे होते हैं, उसको तरबियत भी दे देते हैं, बजाए ऊँची आवाज़ में बात किए, बजाए कोई डाँट-टपट किए, बजाए घर का माहौल ख़राब किए, आपके रवैये से ही मामला हल हो जाता है। तो ये रवैये आपकी ज़िंदगी में बहुत असर रखते हैं, चाहे आप किसी कारोबारी हल्के में मौजूद हैं, दुकानदार हैं या जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं या घर में मौजूद हैं। आपके सारे रवैये आपका मुझे अपने वालिद साहब का रवैया कभी नहीं भूलेगा। इतने शफ़ीक इंसान, उनका रवैया मैं अपने बच्चों के साथ भी मेरा रवैया जो है वो यही है कि मैं सबका कहना है कि अपने बच्चों को ये बिगाड़ रहा है, तो मैंने कहा मेरे बाप ने मुझे बिगाड़ा है तो मैं भी अपने बच्चों को बिगाड़ूँगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं बिगाड़ा तो मैं भी ठीक कर रहा हूँ। तो आपके रवैये असर रखते हैं, बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। आपकी बात-बात पर ऊँचा बोलना, झाड़-पटी करना माहौल को कशीदा करता है। ये आप सबको मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि आप करते होंगे, मैं वैसे एक बात निकाल रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम मैंने ये तहरीर पढ़ी, बड़ा शौक था उसे बनने-संवरने का और फिर परांदा पहनने का। अब इसी को अगर मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, ज़रा इसको आपने बाद में सुनना है। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ जी। आपने इसको सुनना है कि ये वन टेक में मैंने पढ़ा, ठीक है? वन टेक में मैंने इसको पढ़ा और मैंने ये नहीं कहा कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। मुझे अच्छा एक दफ़ा मैं पढ़ लूँ,
ऐसा कोई सीन नहीं किया मैंने, और मैंने उसको पढ़ दिया। मुझे कोई सज़ा थोड़ी है, अगर कहीं मैं उलझन मुझे होगी, मुझे मुश्किल होगी, तो मैं वहाँ से दोबारा से पढ़ना शुरू कर दूँगा। यही बात मैं आपको करता हूँ कि जब हम रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कोई चीज़, लाइव कर रहे होते हैं और बात है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डेड चीज़ें भेज रहे होते हैं, तो उसमें कोई गलती हो जाए तो उसको रिपीट कर दें, उसी लाइन को रिपीट कर दें और एडिट में उसको हम कट कर देंगे। तो जब आप कमर्शियल सॉरी प्रोफ़ेशनल सेटअप में जब बैठे होते हैं, तो आपको इंतहाई सुकून मिल जाता है। आपकी बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने इसको कट कर दूँगा एडिट में जाके, इसको मैं 10 मर्तबा भी गलत हो गया तो मैं इसको दोबारा पढ़ दूँगा, कोई इश्यू नहीं है। एडिटिंग में मैं इसको ठीक कर दूँगा। अब मैं चूँकि लाइव पढ़ रहा था, एक जगह मुझे लगा कि मैंने ठीक नहीं पढ़ा, मैंने उसको रिपीट कर दिया। तो रिकॉर्डेड सेटअप चलाना बहुत आसान है। लाइव करना मुश्किल है, लेकिन मज़ा आ रहा होता है। मुझे तो ख़ैर लाइव में ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये मैंने जो आपको सुनाया था, ये साथ के साथ मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब ये मैंने ग्रुप में भी भेज दिया। आप इंशाल्लाह इसको सुनेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो अब आपको मैं और क्या सुनाऊँ जी, इसी से रिलेटेड। आज आपने ख़ावर साहब ने बहुत अच्छी तहरीर भेजी। ख़ावर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया इसको सुन के भी और पढ़ के भी। अच्छा, आज़म साहब भी आज उनकी तबीयत नासाज़ है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। मेरी आवाज़ आ रही है ना जी सबको? जी सर। सर साथ-साथ कभी-कभी को कंगूरा ही जी मार दिया करें, पता जी जी चलता रहे सर। बैठे में। अच्छा जी। अच्छा, आज़म साहब ने आज तहरीर ये शायरी भेजी थी, अगर आप चाहें तो मैं ये भी पढ़ के सुना दूँ, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको कोई मुश्किल हो तो वो हल हो जाए। या आपके पास किसी के पास भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं कल में या आज में, तो वो सेंड कीजिए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं उसको पढ़ दूँ तो वो भी सेंड कीजिए, और अगर आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं तो सुना दीजिए। सर वो जो एक दो दिन पहले पढ़ा था, वो दीनू वाला जो वाक्या था, उसमें जो आखिर में कुछ वो डायलॉग से हैं, उनको किस तरह पढ़ा जाएगा उसमें? जैसे वो मतलब दीनू एक स्टोरी सुना रहा है, फिर उस स्टोरी सुनाने के साथ साथ उसमें वो पढ़ता है किताब से, तो वो आखिर वाली दो चार लाइन अगर आप देखें, मैं अच्छा, वो मेंशन मैंने करता हूँ पढ़ा आपको। नहीं, अभी आपने कहा है तो मैंने निकाल लिया है। कहाँ से शुरू करें, जी। आखिरी पैरा? हाँ, एक सेकंड में। मैं सेंड कर दूँ आपको? ये नहीं, मिल गया सामने ही मिल गया। जी। अ, एक तो ये है कि जो डायलॉग है वो मतलब वो रहमत का कैरेक्टर है, वो करीम का है। अच्छा, अगर आप सारे चाहें तो मैं इसको पढ़ देता हूँ सारे को, और आज की क्लास में ये आपका यूँ समझ लें कि सबक भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप इसको चाहेंगे तो। जी, जी ऐसा ही कर सर। लें? ऐसा ही कर लिया जाए? जी जी, अच्छा, आप ठीक है सर। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप इसको सुन लें, और आप मेहरबानी कीजिए, आपके ज़हन में कोई सवालात या कोई बात पूछनी है, कोई ऐसी बात भी जैसे आपके ज़हन में ये भी आ जाए कि हम ये जानना चाह रहे हैं और आप यहाँ पे रुके हुए हैं, तो कर दीजिएगा, ऐसी बात भी कोई हो तो। जी, मैं इसको पढ़ता हूँ। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। अच्छा, अब मैंने पहले कहा था कि दीनू को नाम को रोक दें। मैंने अब इस अंदाज से पढ़ा है कि दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने साथ ही मिला दिया है। अब ये आपके पास चॉइस है कि आप इसको किस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन बात के वज़न में फ़र्क नहीं आना चाहिए। दीनू मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। वो चुपचाप सुनता रहा। मामूली पढ़ा लिखा था, कुछ समझ आया, कुछ ना आया, लेकिन जब मौलवी साहब ने बताया कि हमें छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, और कुछ ऐसे वाकयात भी सुनाए जब किसी मामूली से अमल की बुनियाद पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर दिया, तो उसने सोचा कि ये कोशिश तो मैं भी कर सकता हूँ। बस जनाब, नमाज खत्म होते ही वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और उनसे कोई आसान सी किताब मांगी जिस पर अमल करके वो भी सवाब कमा सके।
उन्होंने उसका शौक देखते हुए उसे एक आसान सी हदीस की बात तर्जुमा किताब थमा दी। दीनू को नया मशगला मिल गया था। रोज खेतों की रोज खेती के काम से फारिग होकर किताब पकड़ता और हिज्जे कर करके पढ़ता। सर्दियों के दिन थे। उसके बीवी बच्चे अपने मैके बराबर वाले गांव में गए हुए थे। उसने बाहर झांका। हर तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आवाज सुनाई दे जाती या कोई इक्का दुक्का देहाती गुजरता नजर आ जाता। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और मौलवी साहब की दी हुई किताब निकाल कर पढ़ने लगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़वजल एक शख्स से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी अयादत नहीं की। दीनू चौंक गया और हैरत के आलम में आगे बढ़ने लगा। ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे खाना मांगा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। दीनू मजीद परेशान हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह को भी ये सब चाहिए होता है। उसने अटक अटक कर आगे पढ़ना शुरू किया। ए इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दीनू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने किताब बंद कर दी। सबसे पहले तो उसने रो रो कर अल्लाह से अपनी लाइल्मी की माफी मांगी और फिर मौलवी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक दुआ मांगनी शुरू कर दी और अल्लाह से इल्तिजा की कि वो उसे तौफीक दे कि वो उसके घर पहुंच सके, या अल्लाह को जब ज़रूरत हो खुद उसके घर आए। वो उसे खाना भी देगा और उसकी पूरी देखभाल भी करेगा। अगले दिन दीनू सुबह सवेरे उठ गया और जल्दी जल्दी घर साफ करने लगा। उसे बहुत उम्मीद थी कि अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली होगी और वो ज़रूर उसके घर आकर उसे खिदमत का मौका देगा। तभी उसे बाहर किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, लेकिन बाहर तो रहमत चाचा खड़ा था। वो मोची था, पूरे गांव के जूते वो ही बनाता था। दीनू ने उससे अलैक सलैक करना चाही, मगर वो कुछ बुझा बुझा नजर आ रहा था। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। दीनू उसे घर के अंदर ले आया। बेचारा रहमत बुखार में फूंक रहा था। दीनू ने जल्दी से उसे चाय बनाकर पिलाई और उससे इलाज के बारे में पूछा। छोड़ो भी, क्या दवा लेनी, कब से ऐसे ही चल रहा है, खुद ही ठीक हो जाएगा, रहमत ने बेजारी से जवाब दिया। दीनू समझ गया कि रहमत के पास इलाज के पैसे नहीं है। वो अंदर गया और कुछ रकम उसे जबरदस्ती थमा दी। अपना इलाज ठीक से करवाओ और अगर मजीद जरूरत हो तो मुझे बता जरूर देना। रहमत हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। दोपहर हो चुकी थी। दीनू ने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी शुरू की। उसने खाने की मिकदार ज्यादा रखी थी ताकि जब अल्लाह आए तो खाना काफी हो जाए। वो बार बार बाहर झांकता, लेकिन अल्लाह कहीं नजर नहीं आया। वो तकरीबन मायूस हो चुका था कि उसे करीम नजर आया, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करता था। करीम ने उसे बताया कि उसे कई दिन से मजदूरी नहीं मिली, घर में उसके बच्चे भूखे हैं और वो आज भी मायूस घर जा रहा है। दीनू को यह सब सुनकर सख्त अफसोस हुआ। उसने करीम को अपने खाने में शामिल कर लिया और जब वो जाने लगा तो राशन और खाने का पार्सल बनाकर उसे थमा दिया। करीम उसे तशक्कुर भरी नजरों से देखता अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दीनू को रहमत और करीम की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ उदास और मायूस भी था। पूरे दिन इंतजार के बाद भी अल्लाह उसके पास नहीं आया। कहीं अल्लाह उससे नाराज तो नहीं, ये सोचकर वो कुछ परेशान सा हो गया। उसने जल्दी से अपनी हदीस की किताब निकाली। पहले पिछला सबक दोहराया और फिर आगे पढ़ना शुरू किया। वो शख्स हैरान होकर कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैं आपकी अयादत कैसे करता, हालांकि आप तो रब्बुल आलमीन हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फलां बंदा बीमार था? अगर तुम उसकी अयादत करते तो मुझे उसके पास पाते।
दीनू की आंखों के सामने यकदम रहमत का जर्द चेहरा घूम गया। उसने अगली सत्र पढ़ी। वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको खाना कैसे खिलाता, आप तो दो जहां के पालनहार हैं। अल्लाह फरमाएंगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे फलां बंदे ने तुमसे खाना मांगा? तुम अगर उसको खाना खिलाते तो तुम मुझे उसके पास पाते। फिर वो शख्स कहेगा, है मेरे रब, मैं आपको कैसे पानी पिलाता, आप तो दो आलम के मालिक हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे फलां बंदे ने तुमसे पानी मांगा था, अगर तुम उसको पिलाते तो तुम तुम मुझे उसके पास पाते। दीनू की आंखों में आंसू थे और उसके तसव्वुर में करीम और रहमत जगमगा रहे थे। वो अपना सबक ना सिर्फ समझ चुका था बल्कि उसमें कामयाब भी हो चुका था। जी हजूर। जी सबक खत्म हो गए। जी सर, बहुत आला। मैं असल में यहाँ पे ये समझना चाह रहा था कि जहाँ पे वो हदीस की किताब का लाइन पढ़नी होती है वहां पर, तो जी क्या उसमें आवाज को बदलना जरूरी है या फिर उसी तरह पढ़ा जाए? और बाद में जिस तरह वो आखिर में भी जैसे है कि वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं आपको खाना कैसे खिलाता, मतलब ये वाली जो उस किताब से ली गई हैं चीजें, उनको उसी रवानी में पढ़ा जाए या नहीं? और फिर एक ऊपर भी था कि दिनों ने रुक रुक कर पढ़ना शुरू किया इस तरह, तो उस लाइन को क्या रुक कर पढ़ा जाए या नॉर्मल पढ़ा जाए? ये कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है ना, ये किसी ने तय तो नहीं किया हो कि ऐसे पढ़ना है। समझ रहे मेरी बात? सही। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक। मतलब ये हम्म। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी ने तय नहीं किया हुआ, ये कोई कुरान नहीं है कि जिसको आप कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। भाई ये तो एक तहरीर है, ये मैंने अपने अंदाज से पढ़ ली, आप इससे बेहतर अंदाज से पढ़ लें, कोई उससे भी बेहतर अंदाज से पढ़ेगा, कोई उसको टोटली चेंज कर देगा। अब मैं आपको, किसी ने भी मेरी बात को, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, मेरी किसी भी बात को किसी और सेंस में कोई ना ले। ये मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, आपको ये बात सुनकर सुकून मिल रहा था या बेजारी हो रही थी? बताइए। जी मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। सर तजस्सुस में बस ऐसे जो ना वो क्या बोलते हैं इसको, बस हमतन गोश थे। नहीं ये तो चले थे, आप सुन रहे थे, ताजीम में भी सुन रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं पढ़ रहा था इससे आपको को इरिटेट हो रहे थे, कोई बेजारी हो रही थी, आपके कोई दिलो दिमाग में कुछ तगयुरात पैदा हो रहे थे, आपका बीपी लो हो रहा था या हाई हो रहा था, या आपको मेरी बिल आवाज बुरी लग रही थी, या आप तंग हो सब रहे थे? कुछ, सर सब कुछ जैसे परफेक्ट जा जैसे रहा था। बढ़ रहा था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मजा आ रहा था ना, दिलचस्पी बन रही थी ना? जी जी अच्छा, जी दिलचस्पी जी, बढ़ रही ऐसे है। हो रहा दिलचस्पी था कि बन, आगे एकदम एकदम से खामोशी से सुन रहे थे कि आगे आगे क्या होगा आगे। ठीक है। अब यही वाली चीज जो है आपकी रिकॉर्डिंग लोग सुनेंगे, जैसे आपको दिलचस्पी बन रही थी कि आगे क्या होगा। ये दिलचस्पी कौन बना रहा था? एक तो वो जिसने ये तहरीर लिखी, उसने इतना खूबसूरत जी लिखा कि उसका लिखना बहुत शानदार। एक वो जो उसको पढ़ के सुना रहा है। अब दो लोगों की मेहनत उसमें शामिल है। पहली पहली मेहनत तो उसने, जिसने अर्क रेजी की, उसको एक खूबसूरत तहरीर बना दी। अब उसने तो अपना जिंदगी भर का निचोड़ लगा के एक तहरीर बना दी, और एक फजूल सा बंदा जो है उसकी तहरीर को पढ़ के उसकी ऐसी तैसी कर दे, तो ये ज्यादती हो जाएगी। किसी की जिंदगी भर की रियाजत उसने बर्बाद कर दी। ठीक है, तो उसकी मेहनत को हम खूबसूरत मजीद बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह से कि जो उसने लिखा हम वो लोगों तक पहुंचाएंगे खूबसूरत अंदाज से। अब खूबसूरत अंदाज आपका होगा, आप उसको सिचुएशनल बनाएंगे, स्टोरी टेलिंग में। मैंने अभी स्टोरी टेलिंग का अंदाज अपनाया था कि उसको सिचुएशनल बनाया था। पता चल रहा था कि मैं को बात कर रहा हूँ और उसमें दिलचस्पी भी पैदा हो रही है, मैं उसमें कैफियत ला रहा था कि
दीनू को नया मशगला मिल गया। आपको फील हो रहा था कि जैसे उसको नया मशगला मिल गया? ठीक है ना? जी जी ये फील होना चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि हर तरफ खामोशी थी, कभी कभी किसी चरिंद परिंद की आवाज सुनाई देती। अब ये लग रहा है ना कि खामोशी है। और खुद को भी बंदा सांस भी रोक लेता है। ठीक है, मंजर कशी हो रही है। ये आप जो कहानी सुना रहे हैं ना, ये एक तखय्युल में सुनने वाले के जहन में एक नक्शा, एक फिल्म चल रही है। और अगर आप सही नहीं सुनाएंगे तो फिल्म डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका माहौल जी खराब हो जाएगा। अच्छा, अब दीनू मजीद परेशान हो गया। अब ये लग रहा है ना कि परेशान हुआ है। उसे तो पता जी ही नहीं था बिल्कुल। कि अल्लाह को भी ये सब चाहिए होता है। ठीक है, ये इसमें परेशानी जाहिर कर रहा हूं मैं बात करते हुए। दीनू मजीद परेशान हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह को भी ये सब चाहिए होता है। उसने अटक अटक कर आगे पढ़ना शुरू किया। "ऐ इब्ने आदम, मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। पता लग रहा है? कुछ फील हो रहा है? फील हो रहा है ना जी कि जी जैसे हम कहें कि मैंने पानी मांगा था, लेकिन मेरी किसी ने बात ही नहीं सुनी, हर कोई मसरूफ था। ये बात ऐसे ही वजनदार बनेगी ना? जी सर। तो इसको वजन में लाना है। वजन में लाना बहुत जरूरी है। अपनी आवाज को, अपनी तहरीर जो आप पढ़ रहे हैं उसको वजन के मुताबिक पढ़ना जरूरी। अच्छा, अब मैंने जो बात शुरू की थी जिस पर मैंने अस्तगफिरुल्लाह ताला पढ़ा था, वो किस लिए पढ़ा था? अब मेजोरिटी उन लोगों की है जो इस्लामी वाकयात हमें सुना रहे होते हैं, वो किसी भी जगह पर बैठ के, चाहे वो रेडियो पर, चाहे वो किसी महफिल में, चाहे वो किसी कुलखानी पे, चाहे वो किसी भी जगह पर बैठ के हमें सुना रहे होते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि यकीन करें कि उनको सुनते 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 जी चाह रहा होता है कि ये अल्लाह करे ये इसके बाद भी बयान जारी रखें अपना। और कुछ लोगों से हम इस कैफियत में बैठे होते हैं कि यार फंस गए हैं, अब उठ भी नहीं सकते, बैठने को भी जी नहीं चाह रहा। ऐसे होता है ना सबके साथ। जी वो सर बिल्कुल। बिल्कुल। वजह क्या होती है कि अक्सर हमारे घरों में ना आसपास बाजी आती है दर्श देने वाली मिलाद पे। जी मेरा जी चाह रहा था कि ट्रांसफार्मर में जाके कुछ चीज मार दूं और बिजली बंद हो जाए। बाजी जो स्पीकर पे भौचाल लेकर आई होती है, जी चाह रहा था अल्लाह करे लाइट चली जाए, ग्रिड बंद हो जाए, पूरे पाकिस्तान में लाइट चली जाए, जनरेटर भी ना मिले ना कहीं से। ऐसे भोंडे तरीके से वो मिलाद और दर्स दे रही होती है कि कोई सर ना कोई पाँव, ना बोलने का, ना बात की अदायगी का तरीका। इसी तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे मजहबी, मैं किसी को भी हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब आपको मैं उनका स्टाइल बताता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक शख्स से फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत नहीं की। दीनू चौंक गया और हैरत के आलम में आगे पढ़ने लगा, ए इब्ने आदम। ये क्या है भाई? क्या है ये अल्लाह ऐसे बोलता है या दीनू ऐसे बोलता है या दीन ऐसे बोलता है या हदीस ऐसे बोलती है? आपको मेरी बात समझ आ गई सर? सर बहुत अहम। हमें ऐसे सुनने को मिलता बहुत है। अच्छे तरीके से समझाया है हम आपने। इंसान सर है, कौन है? सर अक्सरियत ही ऐसे सुनने को मिलता है। तो वो उनकी बात असर कर रही होती है या हम ये कहते हो चल यार मौली जुम्मा पढ़ा, टाइम बड़ा ज़ाया हो रहा है? यही कह रहे होते हैं ना हम। जी सर। और कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर यकीन करें, अल्लाह जानता है, मैं कोई वो नहीं करना चाह रहा, कि रमजान शरीफ में हम कुछ लोग कभी कभी उस जगह जाते हैं जहाँ तरावी 3-4 घंटे में पढ़ाई जाती है। शौक से जा रहे होते हैं कि यार वो बंदा जो है ना, वो जब फिर तर्जमा और उसकी वो सुना रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है सुन के, बड़ा दिल खुश हो जाता है। और किसी जगह हम दो फर्ज पढ़ने के लिए कहते हैं, यार जान छोड़ तो अल्लाह के बंदे, बहुत हो गई यार। उसका बोलना हमें ऐसा इरिटेट कर रहा होता है, यकीन करें, मैं लफ्जों में बयान करूं तो शायद कल से आप कहें कि फकर साहब किसी और ही मसलक से ताल्लुक रखते हैं।
तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मैं एक खालिस जज़्बा रखता हूँ। तो लेकिन मैं इन लोगों से तंग हूँ जिनकी बात करने में भी असर नहीं है। अगर यही बात इस अंदाज़ से की जाए जैसे किसी के दिल में उतर जाए, तो यकीन जाने ये वाक़या शायद लोगों की ज़िंदगी बदल देगा। अगर इस मर्तबा जुम्मे की नमाज़ में हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आप 4 दोस्तों को घेर कर ये वाक़या बैठ के सुना देंगे ना किसी को बाहर मस्जिद में नमाज़ से फ़रागत के बाद भी, तो यकीन करें कि हो सकता है कि उन 10 लोगों में से एक बंदे के ज़हन पे ऐसा असर हो कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसा होगा ना? बेशक सर। तो सर आपको अल्लाह ताला ने ऐसी गुफ्तार, ऐसा अंदाज़, ऐसी अक्ल, ऐसी सोच दी है कि आपके लफ्ज़ों में इतना असर है कि कोई कलमा पढ़ने पे भी मजबूर हो जाता है। अल्लाह की शान है, अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत गुफ्तार दिया है, इतना खूबसूरत आवाज़ दी है, इतनी अच्छी सोच दी है और हम सारों का मजमुआ पढ़ के बना के क्या कहते हैं? अल्लाह अज़्ज़ वजल ने फरमाया तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह ताला। बस नहीं चल रहा होता, सामने बैठे हुए लोगों के गिरबानों से पकड़ के हिलाना शुरू कर दें। भैयारी कोई तुक नहीं बनता। अल्लाह की बात कर रहे हैं, इतने अकीदत, इतने एहतराम, इतने जोश। जोश ये नहीं होता, शोला बयानी जोश नहीं होता। जोश आपकी बात करने में ज़ाहिर हो रहा होता है कि आप में एक कैफ़ियत पैदा हो रही है। जोश ऊँची आवाज़ में बोलने से जोश नहीं होता। ये आपको दर्स देने के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, कहीं मैं आप इस्लाम वो उनके खिलाफ नहीं मैं बात कर रहा जिनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो अब हम बीइंग ए टीचर, आप में से बहुत सारे लोग जो असातिज़ा कराम जो दर्स व तदरीस से माशाल्लाह से एक अहम मुक़द्दस पेशा उससे वाबस्ता हैं। तो जब आप अपनी क्लास में किसी चीज़ को सुनाना शुरू करें तो एक ऐसा सहर तारी हो जाए कि वो स्टूडेंट आपके कहें कि सर थोड़ा-सा और, मज़ा आ रहा है, थोड़ा-सा और, सर कल भी यही करें, मैम कल भी यही हो, तो कितना मज़ा आया आपको। अब ये हाल हो रहा है कि लेक्चर देने वाला भी जान छुड़ा रहा है और लेक्चर लेने वाला तो वैसे ही कह रहा है ना कि अल्लाह करे अभी कोई कॉल आ जाए और सर या मैम बाहर ही निकल जाए। को बात में कुछ चस ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं है। चस नहीं है मुराद कि कोई सुनना नहीं चाह रहा आपकी बात को, और अगर आप बात कर रहे हैं और कोई सुन रहा है तो यकीन करें वो उठना नहीं चाह रहा, अगर आपकी बात में जान है, मज़ा है। तो खुदारा अपनी आवाज़ों को ज़ाया ना कीजिए, अपने अंदाज़ को बेहतर कीजिए और अपनी गुफ्तार में वो चीज़ लेके आइए कि लोग आपको आपके लेक्चर को मिस करें और आपको कहें कि काइंडली फ्री पीरियड में हम उनके पास जाके कोई मज़े की बात सुनते हैं, उनसे कोई दिलचस्प बात सुनाएँगे। तो अल्लाह पाक आप सबको इस किस्म की कैफ़ियत दे, अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबियाँ अता करे, अल्लाह पाक आपको आपकी आवाज़ में वो शरीनी, वो लज़्ज़त और वो तासीर डाले कि आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फ़ाज़ लोगों की दिलों पर असर करते हुए उनको सिराते मुस्तकीम पर भी चलाएँ और बेराह रवी से जो भटके हुए लोग हैं, वो आपकी बात सुनकर सही ट्रैक पर आ जाएँ और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में इतना असर रखे कि अगर आप कोई सुनहरी अल्फाज, आप कोई कवाले ज़रीं, आप औलिया कराम की बातें, आप बुज़ुर्गान दीन की बातें, आप दानिश्वरों की बातें लोगों तक पहुँचा रहे हो तो यूँ लग रहा हो कि जैसे ये आपकी ही बातें हैं। अल्लाह पाक उसमें इतना असर रखे, आपको इज़्ज़त और तकरीम के साथ हर जगह सुना जाए। ये मेरी दुआएँ आपके लिए। और आखिर में आमीन। आज़म साहब की भेजी हुई चीज़ पढ़ूँगा और फिर क्लास हम ख़त्म करेंगे। वहशतें दिल में बसाने का हुनर सीख लिया है, जिंदगी तन्हा बिताने का हुनर सीख लिया है। जब कोई कंधा मुयस्सर ना हमें आया तो हमने हाल दिल खुद को सुनाने का हुनर सीख लिया है। तू रहे पास या हो दूर कोई फर्क नहीं है, तेरे बिन दिल को लगाने का हुनर सीख लिया है। वसल के किस्सों में बाकी नहीं पहली सी वो लज्जत, हिजर से लुत्फ उठाने का हुनर सीख लिया है। ओढ़कर हमने ज़माने में मुसर्रत का लिबादा,
गम को सीने में छुपाने का हुनर सीख लिया है। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं तेरी है सितमगर, हमने अब खुद को सताने का हुनर सीख लिया है। जा रहे हैं ए ज़िया अब, हमें आवाज़ ना देना, हमने भी छोड़ के जाने का हुनर सीख लिया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। कोई सवाल, कोई बात बहुत रहती हो तो कर दीजिए। आप सब लोगों ने मुझे सर बर्दाश्त किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका भी। इतनी देर से बोलता नहीं, चला जा ये रहा आपका सर है। बहुत फायदा हुआ है। चलें जी, आप सबको इजाज़त है, आप जाना चाहते हैं जाइए, और अगर कोई सवाल आपका बचता है तो ज़रूर कर दीजिए। सर ये प्रैक्टिस का बड़ा कॉलेज मसला हो रहा है। क्या मसला हो रहा है? मसला ये हो रहा कि अभी मतलब 10:30 हो रहे हैं तो दिन को बिल्कुल भी जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इधर उधर शोर होता है, फिर थोड़ी झिझक भी होती है शोर कि का कोई आपकी सुन लेगा। प्रैक्टिस से क्या ताल्लुक? मतलब ये झिझक भी होती है ना, कोई सुन लेगा कि क्या कर तो रहे सुन लेगा तो सुनता हैं। रहे, आपने ऊंची आवाज में थोड़ी बोलना है। और दूसरा मतलब काम में भी जो है ना वो मतलब मसरूफियात होती हैं, तो अभी मतलब इतना टाइम हो गया तो अभी ऐसे समझो कि बिल्कुल मूड भी खत्म हो जाता है इस वक्त। तो सर इसका मैं कोई कल से कोशिश करूंगा कि क्लास का टाइम पूरा पूरा रखूं। नहीं नहीं वो नहीं नहीं सर वो मसला अच्छा नहीं है सुने, मेरी बात क्लास। सुने, आपको मैं इसका तोड़ देता हूँ, हल देता हूँ। आप जी जी कान में लगाए हैंड फ्री, जी जी बंद मोबाइल की, हैंड फ्री लगाए, और जी जी। आप जो भी पढ़ना है पढ़ते रहे, लोग समझेंगे फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ ये बात भी है। ठीक है ना? राह चलते हुए ना, मुझे किसी जमाने में ना ये ब्लूटूथ का नहीं पता था भी ये भी होती है और बगैर तार की होती है। एक बंदा बातें करता जा रहा हूँ, मैंने कहा यार ये तो अच्छा भला बंदा था, पागल ये खुद ब खुद बोलता जा रहा है। तो आप भी खुद ब खुद बोलना शुरू कर देना, हैंड फ्री लगा लेना। सही हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए कुछ जगह जरूरी नहीं है कि आपको कुछ सुकून वाली जगह मिले, कहीं पे भी आपको जहाँ मौका मिलता है आप कुछ ना कुछ पढ़ लें। और जरूरी नहीं है कि आप अपने साथ को पेपर उठा के घूम रहे हो कि मैंने ये पढ़ना है। कोई सामने सही। जहाँ आप काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे, वहां सामने को दीवार पे कोई एहतियाती तदाबीर भी लिखी हो तो वो भी पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ें बस आप। सही हो गया हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है। जी सर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अच्छा सानिया खान, आपने मुझसे पूछा कि शायरी का कुछ और बताइए प्लीज़, कैसे बेहतर करें मज़ीद। ये मैंने जो पढ़ी है इसी को आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, सारा कुछ इसको सुनिएगा और फिर इंशाल्लाह कल इस पर बात करेंगे।